नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे उस जटिल कूटनीतिक गतिरोध को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये सिर्फ दो देशों की खींचतान नहीं है, इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर दुनिया के हर कोने तक हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को हम 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, होर्मुज़ प्रस्ताव। दूसरा, परमाणु गतिरोध। तीसरा, यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट का विज्ञान। चौथा, ईरान का आंतरिक संकट। और अंत में इसके वैश्विक प्रभाव। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, होर्मुज़ प्रस्ताव। इस पूरे बवाल का ताज़ा कारण ईरान का अमेरिका को दिया गया एक नया 3 स्टेप प्रपोजल है। उनकी शर्तें बिल्कुल साफ हैं। स्टेप 1, अमेरिका इजराइल युद्ध खत्म हो। स्टेप 2, समुद्री नाकेबंदी हटे और हुर्मुज़ स्ट्रेट को खोला जाए। और जो सबसे पेचीदा मुद्दा है, परमाणु कार्यक्रम, उस पर चर्चा बिल्कुल आखिर में हो। लेकिन अमेरिका ने इस ऑफर को सिरे से नकार दिया है। उनका साफ कहना है कि देखिए, समुद्री नाकेबंदी को परमाणु मुद्दे से अलग करके देखना संभव ही नहीं है। अगर बिना किसी न्यूक्लियर एग्रीमेंट के हॉर्मुज़ को खोल दिया गया तो नेगोशिएशन टेबल पर अमेरिका की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, परमाणु गतिरोध या न्यूक्लियर डेडलॉक। अब जरा दोनों देशों की मांगों को अगल बगल रखकर देखिए। फासला बहुत बड़ा है। अमेरिका की सख्त डिमांड है कि ईरान 20 साल तक अपना प्रोग्राम रोके और अपना 440 किलो संवर्धित यूरेनियम उन्हें सौंप दे। वहीं दूसरी तरफ ईरान का जो 26 अप्रैल का ऑफर था, जिसे खारिज किया जा चुका है, उसमें सिर्फ 5 साल की रोक और आधा भंडार अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने ही देश में रखने की बात थी। ये जो विशाल अंतर है ना, यही आज की इस कूटनीतिक पैरालिसिस की असली जड़ है। तो नतीजा क्या है? एक ऐसा गतिरोध जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। व्हाइट हाउस साफ कर चुका है कि वो मीडिया के जरिए कोई बातचीत नहीं करेगा और सिर्फ वही डील करेगा जो दुनिया के लिए सही हो, जबकि ईरानी लीडरशिप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रत्ती भर भी रियायत देने के मूड में नहीं है। मामला पूरी तरह अटका हुआ है। तो आखिर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में ऐसा है क्या जिसे लेकर इतनी भारी टेंशन है? इसे समझने के लिए आते हैं तीसरे पॉइंट पर, यूरेनियम संवर्धन। यूरेनियम संवर्धन या एनरिचमेंट सुनने में काफ़ी टेक्निकल लगता है ना, पर आसान भाषा में समझें तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीनों के जरिए प्राकृतिक यूरेनियम को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इसे बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हथियार बनाने के लिए भी। सारा खेल बस इस बात का है कि आप इसे किस हद तक शुद्ध कर रहे हैं। अब इस डेटा पर गौर कीजिए। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 120 से 130 किलो यूरेनियम है, जो 60% तक एनरिच्ड है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर इसे 90% तक पुश कर दिया जाए तो ये सीधे तौर पर वेपन्स ग्रेड मटेरियल यानी परमाणु हथियार बनाने की सीमा को पार कर जाता है। और ज़रा टोटल वॉल्यूम देखिए, 5 से 6 टन। भले ही ये सारा का सारा वेपन्स ग्रेड नहीं है, लेकिन इतनी विशाल मात्रा ही ये समझाने के लिए काफ़ी है कि क्यों अमेरिका और इजराइल इस प्रोग्राम पर तुरंत ब्रेक लगाने के लिए इतना तीव्र दबाव डाल रहे हैं। अब इस साइंस और कूटनीति से थोड़ा जमीन पर आते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, ईरान का आंतरिक संकट। इस लंबे खिंच रहे तनाव की वजह से ईरान के अंदरूनी हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो भारी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से देश में फिर से बड़े विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। युद्ध ने पेट्रोकेमिकल और स्टील इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुल मिलाकर ईरान का सिविलियन सेक्टर भारी दबाव में है। और इसकी इंसानी कीमत भी देखिए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 240 हमले हुए हैं, जिनमें 50 से ज़्यादा अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। ये इस पूरे संकट का एक बेहद दर्दनाक और मानवीय पहलू है। इन सब के ऊपर भयंकर राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इशारा किया है कि सत्ता में कट्टरपंथी प्रभाव बढ़ रहा है। और सबसे अजीब बात, ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई सत्ता संभालने के बाद से सामने ही नहीं आए हैं। वे देश को सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के जरिए चला रहे हैं। उनका कोई भी ऑडियो या वीडियो सामने नहीं आया है। और इकोनॉमी का तो पूरी तरह से दम घुट रहा है। नेवल ब्लॉकेड की वजह से तेल निर्यात ठप है और 8 विशाल सुपर टैंकर चाबहार बंदरगाह पर फंसे खड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर इनकी स्टोरेज फुल हो गई तो ईरान को अपना खुद का घरेलू तेल उत्पादन भी पूरी तरह रोकना पड़ सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इसके वैश्विक प्रभाव।
क्योंकि आज के समय में कोई भी संकट सिर्फ एक देश या एक रीजन तक सीमित नहीं रहता। इस लोकल गतिरोध का दुनिया पर असर देखिए। सोमालिया में जीवन रक्षक खाद्य सहायता पहुंचने में 1 से 2 महीने की देरी हो रही है, जिससे 5 लाख बच्चों पर कुपोषण का खतरा गहरा गया है। उधर एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा की सप्लाई चेन बुरी तरह चरमरा गई है। और इस बीच दुनिया भर में रूस, फ्रांस, जर्मनी और पाकिस्तान के बीच लगातार सघन कूटनीति चल रही है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। हाल ही में जापान के दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बिल्कुल सही बात कही थी। उनका ये बयान हमें याद दिलाता है कि हमारी आपस में जुड़ी हुई ग्लोबल इकोनॉमी में अगर हॉर्मूज जैसा कोई अहम समुद्री रास्ता बंद होता है तो उसके आर्थिक झटके हर किसी को महसूस होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने ये बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है, एक लोकल कूटनीतिक गतिरोध आखिर कब तक खिंच सकता है? वो कौन सा पॉइंट होगा जब इसके ग्लोबल इकोनॉमिक और मानवीय प्रभावों को नजरअंदाज करना दुनिया के लिए पूरी तरह असंभव हो जाएगा? जरा इस पर विचार कीजिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।